हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक नए सेशन में। तो हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर 2012 के यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जीके और आपका भारत के जीके, तो ये दोनों क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर 2012 भी आंसर सहित, तो लगभग मैंने इंग्लिश का और साथ ही आपका हिंदी का, इन दोनों को मैंने कंप्लीट करा दिया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो जाके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन 2012 के प्रीवियस ईयर में कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे थोड़ा पूछे जा सकते हैं, यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा तो कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपको कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस, और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे टाइप के लेवल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इंग्लिश का और साथ ही आपका हिंदी का मैंने कंप्लीट करा दिया है, तो उसको देख सकते हैं। तो हम छत्तीसगढ़ के जीके और इसमें आपका भारत का जीके, इसमें टोटल जो 200 नंबर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, कल मैंने इसका पहला पार्ट डाला थे, हमारा सेकेंड पार्ट है। तो इससे पहला पार्ट नहीं देखे जाके देख सकते हैं, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। तो लगभग हमने 15 से 16 क्वेश्चन पहले पार्ट में कवर किए थे। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, तो बढ़ते हैं। अगर पहले बार मेरे चैनल में आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो 16वां क्वेश्चन हमारा, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ये आपका क्या है? तो आपके दावानल है, बी यह ज्वालामुखी तथा भूकंप है, तेल के कुओं में एक आग है, या डी आपका ताप बिजली घर है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, आपके 2012 एसआई मेंस पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो पैसिफिक जो रिंग ऑफ फायर है आपका ज्वालामुखी तथा भूकंप है, ये आपके कहाँ पाया जाता है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ये आपके प्रशांत महासागर में एक बना वृत्त है। तो इसको याद रखिए, आपके प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ये आपका पैसिफिक जो रिंग फायर है आपका ज्वालामुखी तथा भूकंप है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वापम द्वारा इसका बी ऑप्शन लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। इसका यहाँ पे सही जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बोला गया है कि कर्क रेखा कौन से राज्य होकर नहीं गुजरती। तो यहाँ पर जो उड़ीसा जो राज्य है यहाँ से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। यहाँ से जो लगभग 8 राज्य से जो यहाँ से मिलकर 8 राज्य जो गुजरती है कर्क रेखा से। तो आपका पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पाँचवा आपका झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां आपका जो लास्ट है मिजोरम राज्य। लगभग 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पे हम पढ़े उड़ीसा जो राज्य यहाँ से कर्क रेखा गुजरती नहीं है। तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से पूछा जाता है, जिसको याद रखें, 8 राज्य आपसे याद होना चाहिए। यहाँ से एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18वां क्वेश्चन है, भारत में खनिजों की खोज तथा मानचित्रीकरण के लिए कौन सा संगठन यहाँ पे उत्तरदायी है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, या स्कूल ऑफ माइंस। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे जो ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा यहाँ पे भारत में खनिजों की खोज तथा मानचित्रीकरण के लिए आपका संगठन उत्तरदायी है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह आपके भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, देश के भूवैज्ञानिक मानचित्रण और क्षेत्रीय खनिज जितने भी संसाधन मूल्यांकन के लिए ये भारत की एक प्रमुख एजेंसी है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां क्वेश्चन, एक सामान्य मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 43, 44, 45 या 46। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन 46। इसका सभी को आंसर पता होगा। तो एक सामान्य मानव शरीर की जो कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो लगभग 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है एक मानव शरीर की कोशिका में। तो इसको याद रखिए, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, गुब्बारा फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, हीलियम का, या डी आपके हवा का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हीलियम, याद रखिएगा। तो गुब्बारा फुलाने के लिए आपके कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो आपके हीलियम नामक गैस का उपयोग किया जाता है, जिसमें आपका गुब्बारा फुलाने का काम करता है हीलियम के द्वारा। तो इसको याद रखिए, इसका सी ऑप्शन कई बार एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से जितना भी क्वेश्चन बता रहे, या क्या पता आपके आने वाले एग्जाम के अगर तैयारी कर रहे हो तो यहाँ भी आपके लिए एग्जाम में काम आ सकता है। तो जीके जितना पढ़ो कम है, यहाँ से डेफिनेटली आपका आने वाले एग्जाम के लिए बहुत काम आएगा। मेंस के लिए तो काम आएगा, आपके पीएससी मेंस के लिए भी, कोई भी एग्जाम के जो प्रिपेयर कर रहे होंगे तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका हीलियम सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2G स्पेक्ट्रम में कितने लाइसेंस निरस्त कर दिए गए थे। आपके 2012 का करंट पर से क्वेश्चन था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 122, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2G स्पेक्ट्रम में लगभग 122 लाइसेंस यहाँ पे निरस्त कर दिए गए थे। तो जो ये क्वेश्चन जो है आपके करंट पर क्वेश्चन थे, वहाँ के उस समय जो आपके जो लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया गया था, सभी 122 लाइसेंस रद्द किए गए थे, जिसमें जो आपके सर्वोच्च न्यायालय के वहाँ उस समय 2008 में ये राजा यहाँ के कार्यकाल में जुड़े हुए थे, तो लगभग 122 लाइसेंस यहाँ पे रद्द किए गए थे। इसको याद रखिए, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार 2011 में कितने महिलाओं को ये आपका अवार्ड दिया गया था। तो 2, 3, 4 या 5। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 22 का, आपका बी ऑप्शन। 3 लोगों को यहाँ पे नोबेल शांति पुरस्कार से 2011 में 3 महिलाओं को सम्मानित किया गया था। तो ये आपके करंट पर से क्वेश्चन पूछा गया था 2011 का। तो नोबेल शांति पुरस्कार 2011 में 3 महिलाओं को दिया गया था, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2011 में किसे सम्मानित किया गया था। तो ये भी 2011 का करंट अफेयर्स क्वेश्चन था। तो ER अनंत मूर्ति, गोपाल कृष्ण अडिग, पूर्णचंद्र तेजस्वी या आपका चंद्रशेखर कंबार। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। चंद्रशेखर जो कंबार है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 2011 से इनको ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है इनको सम्मानित किया गया था। तो इसका डी ऑप्शन आंसर लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 44 क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन थे। तो ये अभी उस समय करंट अफेयर से क्वेश्चन था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो प्रमुख उस समय कौन थे। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। KG जो बालकृष्ण थे, उस समय 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस समय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख उस समय KG बालकृष्ण थे। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में भी जो हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अभी प्रमुख वर्तमान में कौन है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो अभी वर्तमान में न्यायमूर्ति जो अरुण कुमार जो मिश्रा हैं, वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख हैं। ये आपके 2012 में KG बालकृष्ण थे, वर्तमान में आपके अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। तो इसको नाम को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे निम्न में से जोड़ा यहाँ पे मिलान करना था। निम्न से जोड़ में से कौन सा सही है पूछा गया, कौन सा जोड़ी यहाँ पे सही है। आपके कुटुम्बसर जो गुफा है आपके बस्तर में है, कैलाश गुफा आपके सरगुजा में है, जोगी मारा की गुफा रायगढ़ में है, या आपका डी है सीता बेंगरा जो गुफा है आपके कांकेर में है। तो यहाँ पे कौन सा जोड़ी यहाँ पे सही है पूछा गया है। तो इसका जो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कुटुम्बसर जो गुफा है आपके कौन से जिले में स्थित है या कौन से संभाग में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बस्तर जिला में स्थित है। तो यहाँ पे कौन सा जोड़ी सुमेलित है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपके जो कुटुम्बसर जो गुफा है आपके बस्तर जिला में स्थित है, इसको याद रखिए। बाकी जो बी, सी और डी है, इसके कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर दीजिएगा। तो मैं यहाँ से क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। बी, सी और डी है आपके जो तीनों जो आपके गुफा है, जोगी मारा, कैलाश गुफा, जोगी मारा और सीता बेंगरा, ये जो तीनों गुफा है आपके कौन से ज़िले में संबंधित है, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिर मैं इसका आंसर मैं कल बताऊँगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुटुम्बसर जो गुफा आपके बस्तर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्न नगरों में से कौन महानदी के किनारे पर बसा नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है किनारे पर नहीं बसा है। तो यहाँ पे रायगढ़, सिरपुर, शिवरी नारायण, राजिम। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा जो नगर है यहाँ पे महानदी के किनारे पर बसा नहीं हुआ शहर कौन सा है। आपका जो रायगढ़ जो शहर है आपके महानदी के किनारे बसा नहीं है। बाकी जो आपका सिरपुर, शिवरी नारायण, राजिम, इन तीनों जो नगर है आपके महानदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। बाकी जो आपका जो रायगढ़ है ये आपका बसा हुआ नहीं है। आपके कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपके केलो नदी के किनारे बसा हुआ है रायगढ़। तो इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया था। तो 26 जो आंसर यहाँ पे रायगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 27वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में रेलवे वैगन मरम्मत केंद्र कहाँ पे स्थित है। तो राजनांदगांव में, बिलासपुर में, रायपुर में या रायगढ़ में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, रायपुर में। तो छत्तीसगढ़ में जो रेलवे वैगन मरम्मत मतलब जो रेलवे के जो मरम्मत वाला जो सामान बनता है आपके रायपुर जिला में बनता है। तो इसको याद रखिए, छत्तीसगढ़ में WRS बोलते हैं, सुने होंगे। तो छत्तीसगढ़ में रेलवे वैगन जो मरम्मत केंद्र आपके कहाँ स्थित है, तो आपके रायपुर में स्थित है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से वन्य प्राणी अभ्यारण्य है? तमोर पिंगला, सिमरसोत, अचान कमार, सीता नदी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तमोर पिंगला। याद रखिए, तो तमोर पिंगला जो अभ्यारण्य है आपके छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तमोर पिंगला की बात करूँ, वह आपके कौन से जिला में स्थित है? तो आपके सूरजपुर जिला में स्थित है। स्थापना कब हुआ है? तो 1978 में इसकी स्थापना की है। लगभग 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसमें कौन से वन्य जीव पाया जाता है? तो याद रखिएगा, नील गाय इसमें पाई जाती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नील गाय कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो आपके तमोर पिंगला में पाया जाता है। ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जिसको याद रखिए। अगर इसको डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने कल ही कंप्लीट कराया छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, मैंने कल ही कंप्लीट कराया है, तो इसको पढ़ लीजिएगा जाके, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, तो उसको पढ़ सकते हैं। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, शहीद विनोद चौबे जो सम्मान वर्ष 2011 में किसे प्रदान किया गया? तो सुरेश सिंह, ज्योति पटेल, राजेश कुमार, या आपका डी है विंसेस लकड़ा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ज्योति पटेल। तो ये आपके करंट अफेयर्स 2011-12 के करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछा गया था। तो शहीद विनोद चौबे सम्मान 2011 में किसे प्रदान किया गया था? तो आपके ज्योति पटेल को दिया गया था। तो ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 28 राज्यों में छत्तीसगढ़ की स्थान कौन सा है? तो ए है आपका 7वां क्रम, बी है 8वां क्रम, सी है 9वां क्रम, या 10वां क्रम डी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन 9वां क्रम। तो क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 28 राज्यों में अभी वर्तमान में कितने जिले हैं? कमेंट करके मेरे को बताइएगा। तो 28 राज्यों में छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान है? तो याद रखिए, आपके 2012 मेंस जो क्वेश्चन पूछा था 9वां स्थान है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे को अभी वर्तमान में कितने जिले हैं कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से जो प्रबंधन संस्थान छत्तीसगढ़ में स्थित है, मतलब छत्तीसगढ़ में उपस्थित है वर्तमान में, तो कौन से प्रबंधन संस्थान है? तो ये है आपके XLRI, IIM, जमनालाल बजाज संस्थान, या डी है आपका AMMS। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन IIM। इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसका बी ऑप्शन IIM इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसे हम शॉर्टकट में IIM बोल देते हैं। तो इसका फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है? तो आपके रायपुर जिला में स्थित है। इसको याद रखिएगा। तो ये आपका जो इंडियन जो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, आपके जो प्रबंधन संस्थान छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2012-13 का वार्षिक बजट छत्तीसगढ़ विधानसभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये भी आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछा गया था। तो अमर अग्रवाल, बृजमोहन अग्रवाल, डॉक्टर रमन सिंह, लता उसेंडी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर रमन सिंह, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो वर्ष 2012-13 का जो वार्षिक बजट जो छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो उस समय मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह, उनके द्वारा इसको प्रस्तुत किया था। लगभग 44,169 जो कि इतना करोड़ का बजट पास किया गया था। वार्षिक बजट इन्होंने यहाँ पे इसके द्वारा प्रस्तुत किया था। लगभग 44,169 करोड़ की बजट इन्होंने यहाँ पे प्रस्तुत किया था। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा डॉक्टर रमन सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है। 33 क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांतों की वरीयता दी गई है? तो 44वां आपका ए है 42वां, बी है 44वां, सी है आपका 52वां और डी है आपका 56वां। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 42वां। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांतों को वरीयता दी गई है। यहाँ पे बात करूँ, आपका 42वां जो संशोधन है आपके 1976 में इसको यहाँ पे विस्तार दिया गया है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में इस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांतों को वरीयता इसमें जो कि दी गई है। तो इसको याद रखिए, 1976 में इसको संशोधन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन सा यहाँ पे सही नहीं है पूछा गया है? तो रविशंकर कौन से क्षेत्र से संबंधित हो? सितार वादक। AM हुसैन कौन से क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति हैं जुड़े हुए? तबला वादक हैं। RK नारायण उपन्यासकार हैं।
फैजी आज़मी एक प्रमुख कवि हैं। तो इससे यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन है, तो इसमें कौन सा यहाँ पे सही नहीं है पूछा गया है। तो जो रविशंकर जो कि प्रमुख सितार वादक हैं, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एम.एफ. हुसैन एक तबला वादक है। ये आपका तबला वादक नहीं है, ये आपका प्रमुख चित्रकार और फोटोग्राफर हैं। ये आपके चित्रकार और आपके मशहूर ही एक आपका फोटोग्राफर है। तो इसका बी ऑप्शन चित्रकार और फोटोग्राफर है, न कि आपका तबला वादक है। तो इसका यहाँ पे कौन सा सही नहीं पूछा गया है, तो आपका बी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसको याद रखिए। आर के नारायण एक जो बहुत ही जो कि जाने माने उपन्यासकार है। इनके जो प्रथम जो उपन्यासकार है, ये उपन्यास थे उनकी स्वामी और मित्र, इनकी प्रथम उपन्यास थी। तो इसको याद रखिए। आर के नारायण की प्रथम जो उपन्यास है कौन सी थी, तो स्वामी और मित्र इनकी प्रथम उपन्यास है। तो इसको याद रखिए। कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे, तो एक प्रमुख उपन्यासकार थे। डी है आपका कैफी आज़मी एक महान कवि थे। इसको तो यहाँ पे बोला गया है डी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 35 है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसे प्रत्याशी की आयु निम्न में से कम नहीं होनी चाहिए। तो 21 वर्ष की आयु, बी है 25 वर्ष की आयु, 30 वर्ष की आयु, या 32 वर्ष की आयु। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 30 वर्ष की आयु। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए याद रखिए, किसी भी राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए लगभग आपके जो प्रत्याशी बनने के लिए जो न्यूनतम जो आयु है आपके 30 वर्ष की आयु से आपसे कम नहीं होगी, मतलब 30 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए, तभी आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। 30 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज का जो सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो अगले पार्ट में कवर करें। अगर पहला पार्ट आप लोग नहीं देखे हो तो देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, तो याद रखिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा आज की सेशन कैसे लगा, और जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि कुछ भी आपको भी अगर नहीं पता उसको जाके पता करिए, और कमेंट बॉक्स में कम से कम आपको नॉलेज तो बढ़ेगी। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।